नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, जिसमें हमारा चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास। और आज का टॉपिक जो है वो है गुप्त साम्राज्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चौथी सदी ईस्वी के प्रारंभ में भारत में कोई बड़ा संगठित राज्य अस्तित्व में नहीं था। इस समय आप देखेंगे तो कुषाण एवं जो शक शासक हुआ करते थे वो पूरे तरीके से आप देखेंगे तो सिमट चुके थे और उनकी शक्ति काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। वहीं सातवाहन वंश का जो आप देखेंगे शासन तो आपको तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से पहले ही समाप्त होता हुआ देखने को मिल जाता है। ऐसी राजनीतिक स्थिति में गुप्त वंश का उदय होता है। अब बात करते हैं गुप्त राजवंश के ऐतिहासिक स्रोत की। तो कौन कौन से हमें हिस्ट्री सोर्सेस मिलते हैं गुप्तों के लेके, तो याद रखिएगा गुप्त राजवंश का इतिहास हमें साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी तीनों विवरणों से प्राप्त होता है। और साहित्यिक स्रोत में आप देखेंगे तो इसमें जो पुराण है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं आप देखेंगे तो विशाख दत्त की जो एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कालिदास की रचनाएं तथा शूद्रक की जो आप देखेंगे तो मृच्छकटिकम है, उसमें भी आप देखेंगे तो गुप्त काल से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। वहीं वात्स्यायन की कामसूत्र में भी गुप्त काल की जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। और विदेशी विवरण की बात करें तो चीनी यात्री फाहियान का नाम आपने सुना ही होगा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने मध्य देश स्पेशली मध्य प्रदेश का वर्णन किया था और वहाँ की जलवायु के बारे में वर्णन किया था कि वहाँ की जलवायु कैसी है ना। ये सारी चीजों का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो चीनी यात्री एक और आपको देखने को मिलता है वेन स्वांग के विवरण से भी गुप्त काल की जानकारी मिलती है। देखिए, जो वेन स्वांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, लेकिन उसने भी जो भी चीजें सुनी, देखी, जानी, वो सारी चीजें अपनी किताब में लिखी थी। ठीक है, इतना याद रखना है। और वहीं आप देखेंगे तो एक चीज और देखने को मिलती है कि कुमार गुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना कराई थी। इसका भी विवरण आपको देखने को मिल जाता है। तो पुरातात्विक स्रोतों, अभिलेखों, सिक्कों एवं स्मारकों से भी गुप्त राजवंश के इतिहास का जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख के बारे में आपने सुना ही होगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य विजय का भी आपको ज्ञान हो जाता है। और वहीं आप देखेंगे तो स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभलेख में हूण शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो स्कंदगुप्त ने ही जूनागढ़ अभिलेख में इस बात की जानकारी दी थी। और साथ ही साथ उसने एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें आपको सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण का पूरा वर्णन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। फिर उसके बाद देखें तो अशोक आते हैं, उन्होंने भी सुदर्शन झील को फिर से पुनर्निर्माण कराया था। तो इस तरीके का आपको पूरा का पूरा विवरण देखने को मिल जाता है साथियों। और वहीं बात करते हैं साथियों, तो गुप्तकालीन राजाओं ने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के आपको देखने को मिलेंगे गुप्त शासन के कार्यकाल में। और सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक या रुपयक और तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था इस टाइम पीरियड में। इन सिक्कों में तत्कालीन शासकों तथा उस काल की राजनीतिक एवं आर्थिक दशा की जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। अगर वहीं हम बात करते हैं प्रारंभिक शासक अर्लियर रूलर्स की गुप्त शासकों में, तो याद रखना है जैसे गुप्त, अगर बात करते हैं गुप्त राजवंश के जो प्रथम शासक थे वो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच हुआ जिसे दूसरा शासक माना गया। इन दोनों शासकों ने लगभग वही 319 और 320 ईस्वी तक शासन किया था। लगभग ये माना जाता है कि जो 275 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक आप देखेंगे तो गुप्तों का आपको टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है साथियों। और इसके तीन महत्वपूर्ण अगर शहरों की बात करें गुप्त काल में, तो पाटलिपुत्र, प्रयाग और उज्जैन देखने को मिलते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण शहर थे गुप्त काल में। और वहीं अगर हम बात करते हैं राजनीतिक वंशावली की, है ना, तो देखिए राजनीतिक वंशावली में आप देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, कुमार गुप्त आते हैं, कुमार गुप्त प्रथम जिसे बोलते हैं, या फिर महेंद्रादित्य बोला जाता है इन्हें। ठीक है, और फिर स्कंदगुप्त आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके का आपको गुप्त शासकों की पूरी आपको वंशावली देखने को मिलती है साथियों।
और वहीं बात करते हैं, एक चीज और आपको याद रखना है कि जो गुप्त वंश के संस्थापक के तौर पे माना जाता है तो श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन अगर वहीं बात करें वास्तविक संस्थापक को तो याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब ऐसा क्यों साथियों? क्योंकि देखिए जो गुप्त थे वो थे कुषाणों के सामंत, ठीक है ना। तो जो कुषाण हुआ करते थे उनके सामंत के तौर पे गुप्त काम किया करते थे, ठीक है। और जैसे जैसे कुषाणों की शक्ति कमजोर हुई तो गुप्तों ने क्या किया, अपना विस्तार करना स्टार्ट किया, मतलब खुद को इंडिपेंडेंट किया और एज अ शासक है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे देखिए पावरफुल राजा आता है किसी भी वंश में तो पूरा क्या करता है, जो पावर होती है अपने अंदर कंसंट्रेट करता है। तो यही आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको गुप्तों में देखने को मिल जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो पहले इंडिपेंडेंट हुए, इन्हें वास्तविक संस्थापक के तौर पे जाना गया। और वहीं आप देखेंगे तो एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, जो गुप्त थे ये प्रयाग तथा पाटलिपुत्र को केंद्र बनाकर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यही वजह का आपको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी देखने को मिलता है साथियों, ठीक है, इतना याद रखना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों तो चंद्रगुप्त प्रथम की, तो देखिए घटोत्कच के बाद जो उनका पुत्र हुआ घटोत्कच का, उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। तो घटोत्कच के बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त काल का शक्तिशाली शासक था। लिच्छवियों के साथ है ना, लिच्छवी जो थे उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करना तथा उसका सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी के साथ विवाह किया। और इस बात की जानकारी कुछ स्वर्ण सिक्कों से प्राप्त होती है, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि मतलब जो कुमार देवी थी वो लिच्छवियों की राजकुमारी थी और इन्होंने विवाह किससे किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम से किया था, इतना याद रखना है। अब देखिए विवाह करने से क्या होता है, पहली चीज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी शक्ति का विस्तार होगा। जैसे कि आप चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में देखते हैं, जब चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में जो युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में, तो सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार जाता है, जिसमें आप देखें तो एक संधि होती है। और इस संधि के तहत आप देखेंगे तो पहले तो 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप मिलते हैं, और जो हेलेना थी या कार्नेलिया जिसका विवरण मिलता है, तो उसकी जो शादी है चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी जाती है। इसी तरीके आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जो कुमार देवी हैं उनका विवाह चंद्रगुप्त प्रथम से कराया जाता है। और इसका पूरा का पूरा आपको जानकारी कहाँ मिलती है, तो कुछ स्वर्ण सिक्कों से इसकी जानकारी मिल जाती है। और जिसमें आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त और उनकी रानी कुमार देवी का चित्र बना हुआ देखने को मिल जाता है। और इस पृष्ठभाग पे आप देखेंगे तो लिखा होता है लिच्छवयः, लिच्छवी उत्कीर्ण किया गया, ठीक है। तो याद रखना लिच्छवयः उत्कीर्ण आपको देखने को मिल जाता है सिक्के के पृष्ठभाग पे। और समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र अथवा लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया। मतलब जो चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र होता है वो समुद्रगुप्त होता है और उसके लिए लिच्छवी दौहित्र का प्रयोग आपको देखने को मिल जाता है। दौहित्र मतलब होता है लिच्छवी कन्या से उत्पन्न पुत्र, ठीक है, तो इतना याद रखना है। एक बात और आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत की शुरुआत करने के लिए भी जाना जाता है। तो 319 ईस्वी के लिए जाना जाता है, 319 एडी में इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी, इतना याद रखना है। और दूसरी चीज आप जानते ही हैं, इनका जो पुत्र था वो समुद्रगुप्त हुआ करता था। समुद्रगुप्त काफी ताकतवर राजा हुआ और जिसके लिए कहा गया है कि गुप्त वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में से एक माना गया समुद्रगुप्त को। और इसका जो टाइम पीरियड था समुद्रगुप्त का वो 335 ईस्वी से लेके 380 एडी तक माना गया है। और इसका शासन काल आप देखेंगे साम्राज्य विस्तार को लेके काफी चर्चित रहा है। और जिसमें आप देखेंगे तो हरिसेन जो था इनका एक दरबारी कवि था और जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, देखिए प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा, तो किसी राजा की प्रशंसा में कहे गए जो भी चीज है पूरे के पूरे जैसे एक तरीके पोएट्री टाइप का हो, तो कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। वही एक चीज और आपको याद रखना है, अशोक इन सभी में अपवाद रहा है। तो अशोक के टाइम में आप देखें जो अशोक के अभिलेख थे वो सिर्फ सरकारी राज्यादेश के लिए जाने जाते हैं या फिर साम्राज्य विस्तार के लिए, जिसमें बताया गया कि हाँ यहाँ तक हमारी प्रजा है और ये सभी का है ना कल्याण की बात, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो प्रशस्तियां आपको अशोक के टाइम में नहीं, अशोक के टाइम में आपको सिर्फ सरकारी अभिलेख देखने को मिलते हैं साथियों, इतना याद रखना है। और एक चीज और आपको याद रखना है कि जो दरबारी
कवि हरिसेन था, उसने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, प्रयाग प्रशस्ति में उसने समुद्रगुप्त के राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन किया था। इतना याद रखना है साथियों। तो चलिए अब देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल। तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के उपरांत जो उनका पुत्र था समुद्रगुप्त शासक बना, गुप्त वंश का अगला उत्तराधिकारी बना। तो हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में आप देखेंगे समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान करने का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। मतलब राज्यसभा जहां चल रही होती है, उसी राज्यसभा में ही भरी रहती है। जब राज्यसभा चल रही होती है उसी टाइम पीरियड में से राजा के तौर पे ऐलान कर दिया जाता है समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को सिंहासन सौंपकर चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया। जैसा कि आपने, अगर आप हिंदुइज्म पढ़ते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो सनातन धर्म में या फिर आप वैदिक संस्कृति में आप देखेंगे 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी, जिसमें आप देखेंगे तो पहला आता था ब्रह्मचर्य आता था, फिर उसके बाद गृहस्थ आता था, फिर वानप्रस्थ आता था, उसके बाद संन्यास आता था। तो ये पूरे 4 चरण चलते थे किसी भी व्यक्ति के जीवन में। तो यही आप देख लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम क्या किया, शासन सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया। और चंद्रगुप्त का जो पुत्र था समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का विस्तार किया, और जिसको लेके आप देखेंगे तो गुप्तों की शक्ति का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। और साथ ही साथ समुद्रगुप्त की जो आक्रामक नीति अपनाई गई थी वो काफी चर्चित रही है। और इससे संबंधित आपको ये पूरी की पूरी जानकारी हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलती है। तो देखिए, ज्यादातर जो समुद्रगुप्त से संबंधित जानकारी है वो आपको प्रयाग प्रशस्ति में मिलेगी। और प्रयाग प्रशस्ति लिखी किसने थी, तो हरिसेन ने लिखी थी। प्रयाग प्रशस्ति में उसे एक महान विजेता और संपूर्ण पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी की विजय जिसे बोला गया धरणी बंध बोला गया, बताया गया। तो मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने वाला बताया गया, धरणी बंध बताया गया। तो अब देखिए, संपूर्ण पृथ्वी मतलब उस टाइम पीरियड में जितना भी उसके हिस्से में आता था उस पूरे क्षेत्र की बात की जा रही है, और न कि पूरी पूरी धरती की बात की जा रही है। अब देखिए, उस टाइम में क्या होता था, कुछ चीजें अतिशयोक्ति हो सकती हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। तो समुद्रगुप्त का जो पूर्वी बंगाल से समृद्ध बंदरगाहों पर नियंत्रण स्थापित था, ये खास बात मानी गई। मतलब जो पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल मतलब जो आज का आप देखते हैं पूर्वी बंगाल मतलब जो ये है पूरा आपका बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है वो पूर्वी बंगाल के तहत आता है। पश्चिम बंगाल तो अपने भारत में है ही, इतना याद रखना है। तो उस वाले क्षेत्र में जो बंदरगाह हो है उस पर संपूर्ण नियंत्रण किसका था, तो ये आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त का था। और ये काफी समृद्ध बंदरगाह हुआ करता था, सुप्रसिद्ध बंदरगाह था। और यहाँ का एक सुप्रसिद्ध जो बंदरगाह था, काफी फेमस था प्राचीन काल में, उसे ताम्रलिप्ति कहा जाता था, ठीक ना। तो ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था ये किसके कंट्रोल में था, समुद्रगुप्त के कंट्रोल में हुआ करता था। और जहां से आप देखेंगे तो मालवाहक जहाज मलय प्रायद्वीप, श्रीलंका, चीन एवं पूर्वी द्वीपों के ये नियमित रूप से जाया करते थे। स्थल मार्गों द्वारा भी यह क्षेत्र बंगाल तथा भारत के अन्य नगरों से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार अपने साम्राज्य विजय के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक था, ठीक है। याद रखना, उत्तर का जो हिमालय है और दक्षिण का विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत मतलब यही आप देखें तो मध्य प्रदेश का जो आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आप देखें तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में नर्मदा नदी बहती है, तो विंध्याचल पर्वत की बात की जा रही है साथियों। जैसा कि आप मैप में भी देखेंगे तो ये विंध्याचल वाले ही क्षेत्र को दिखाया गया है। ये पूरा का पूरा आप क्षेत्र देख सकते हैं। कुछ ऐसा आपको मैप में भी जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो इतना आपको देखने को मिलेगा किसका, समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार, ठीक है, इतना याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं तो पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेके पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। पूर्वी मालवा मतलब जो राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है, मालवा का क्षेत्र, वहां तक विस्तृत था, ठीक है। और कश्मीर में आप देखेंगे तो कश्मीर का जो पश्चिमी पंजाब हो गया, पश्चिमी राजपूताना, सिंध, गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत सम्मिलित था किसके साम्राज्य में, तो समुद्रगुप्त के साम्राज्य में। आप देखेंगे तो ये सारी के सारे जो क्षेत्र थे समुद्रगुप्त के ही साम्राज्य विस्तार के तहत आया करते थे। वहीं दक्षिणापथ के शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियां उसकी अधीनता स्वीकार करती थी। इतिहासकार स्मिथ ने चंद्रगुप्त को
भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ठीक है, इतना याद रखना। जबकि आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड नेपोलियन के टाइम पीरियड से कहीं ज़्यादा पहले था। ठीक है, लेकिन हमारे इतिहास को विदेशियों ने लिखा है, इस वजह से आप देखेंगे तो जितने भी है, जैसे आप देखिए तो भारत का माकियावेली चाणक्य को कहा गया। कितनी अजीब बात है, जबकि चाणक्य का कार्यकाल कहाँ था, माकियावेली का कहाँ था। तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो कुछ इस तरह के भारतीय इतिहास लिखा गया। और वहीं आप देखेंगे तो अपनी विजय के पश्चात जो समुद्रगुप्त था उसने अश्वमेध यज्ञ कराए, और वह उच्च कोटि का विद्वान था और विद्या का उदार संरक्षक भी था। उसे कविराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको कहाँ से देखने को मिलती है, तो उसके सिक्के में देखने को मिल जाती है। और समुद्रगुप्त ने वैदिक धर्म के अनुसार शासन किया। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो याद रखना, अगर कोई पूछेगा परम भागवत की उपाधि किस शासक के लिए प्रयुक्त की गई थी, तो समुद्रगुप्त के लिए प्रयोग की गई थी। और कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक के लिए थी, तो ये भी समुद्रगुप्त के लिए ही हुआ करती थी। अगला जो हमारा शासक है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे साथियों। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।